सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है इंग्लिश के साथ में, क्योंकि इंग्लिश को हम स्टार्टिंग से नहीं पढ़ रहे हैं। रटने वाला जमाना चला। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्स में ज़्यादा बड़े हैं, उनके नंबर्स ज़्यादा बड़े हैं, उनकी संख्या बड़ी है। एग्जामिनर जानना चाह रहा है कि हमारी एनालिटिकल थिंकिंग क्या है, हमारी क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, हमारी डिसीजन मेकिंग क्या है। रट के कुछ और जा रहे हैं, एग्जाम में कुछ और हमें देखने को मिल रहा है। एग्जामिनर के हम माइंड सेट को समझ जाए कि एग्जामिनर कहना क्या चाह रहा है, उसका भारत में एक बड़ी ही प्रचलित परंपरा है कि यदि अगर हमें कोई काम स्टार्ट करना है या तो वो मंडे से स्टार्ट करेंगे या फिर 1 तारीख से स्टार्ट करेंगे। भैया बोर्ड्स के एग्जाम आ रहे हैं तो एक अच्छा सा टाइम टेबल बना लेते हैं और उस टाइम टेबल को फॉलो करके सारे सब्जेक्ट्स को हमें क्या करना है, कवर करना है। 1 तारीख आती है, एक अच्छा सा टाइम टेबल तैयार हो जाता है। 5 बजे उठना है, 5 से 6 तक स्टडी करनी है। स्टडी के बाद में फ्रेश होना है, तैयार होना है, नाश्ता वास्ता करके स्कूल जाना है। 3 बजे स्कूल से घर वापस आ जाना है। वापस आने के बाद में थोड़ा सा अपना खाना पीना है, थोड़ा सा वॉक करना है। 4 बजे से फिर पढ़ने के लिए बैठ जाना है। 4 से 5 ये सब्जेक्ट पढ़ना है, 5 से 6 ये सब्जेक्ट पढ़ना है, 6 से 7 ये सब्जेक्ट पढ़ना है, 7 से 8 डिनर के बाद में फिर 8 से पढ़ने बैठना है। 8, 9, 10, 11 बजे तक खतरनाक टाइम टेबल जो है वो बनकर तैयार हो जाता है। और वो टाइम टेबल तैयार हो जाता है तो फिर वो टाइम टेबल 2, 3, 4 मुश्किल से 4 या 5 दिन तक चल पाता है। और 4-5 दिन के बाद में वो टाइम टेबल एक कोने में पड़ा हुआ है और हम बिस्तर पर लेटे हुए, मन नहीं कर रहा है तैयार करने का। कल से पढ़ाई करेंगे, कल आता है, अब यार फिर से ट्रेंड खत्म हो गया, चीज़ें खत्म हो गई, नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट मंथ से अब हम क्या करेंगे, इसको तैयार करेंगे। और ऐसे टाइम टेबल पूरे साल में कितने ऐसे टाइम टेबल तैयार होते हैं, कितने टाइम टेबल ऐसे बनते हैं, लेकिन वो फॉलो नहीं हो पाते। पूरा साल ऐसे निकल जाता है। एग्जाम्स के मुश्किल से बचते हैं 30 या 40 दिन जो अब बचे हैं। बोर्ड एग्जाम्स आ गए और मुश्किल से 30 या 40 दिन बचे हैं, लेकिन सिलेबस अभी तक कवर नहीं हो पा रहा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है इंग्लिश के साथ में, क्योंकि इंग्लिश को हम स्टार्टिंग से नहीं पढ़ रहे हैं। हमको ऐसा लगता है कि इंग्लिश जो है वो रटने वाला सब्जेक्ट है। लास्ट में एक सैम्पल पेपर खरीदेंगे और पूरे सैम्पल पेपर को रट लेंगे और रटने के बाद में हम एग्जाम्स अपना देकर आ जाएंगे। मैथ्स स्टार्टिंग से करेंगे, साइंस स्टार्टिंग से करेंगे, क्योंकि साइंस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। मैथ्स इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, क्योंकि फैमिली वाले भी कह रहे हैं कि भैया साइंस पढ़ो, मैथ्स पढ़ो, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। टीचर्स भी मैथ और साइंस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और ऐसा हमको भी लगने लगता है कि मैथ और साइंस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि इसी में करियर है। इंग्लिश तो बेकार सब्जेक्ट है, वो तो कंपलसरी, बोर्ड ने कंपलसरी करते हैं, इसलिए पढ़ना पड़ रहा है, अदरवाइज तो मतलब ही नहीं बनता इंग्लिश को पढ़ने का। खतरनाक वाले स्लोगन्स सोसाइटी से हमको सुनने को ऐसे मिल जाते हैं। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ के चले गए, अंग्रेजी हमारी भाषा थोड़ी ना जो हम सीखेंगे, क्यों सीखना अंग्रेजी, मतलब ही नहीं बनता अंग्रेजी सीखने का। ऐसे बहुत सारे वाहियात किस्म के ऐसे स्लोगन हमको देखने को मिल जाते हैं सोसाइटी के अंदर, और इसलिए हम इंग्लिश पे ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते। हम भरोसा करते हैं कि लास्ट में हम रटेंगे और रटकर हम पास हो जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम जब आ जाती है जब एग्जाम्स हमारे सर पर हो जाते हैं और 70 से 80% सिलेबस हम उसका कवर ही नहीं कर पाते, फिर हम सोचते हैं कि अब क्या करें। अब कोई स्ट्रैटेजी बन पा रही है, एक सही स्ट्रैटेजी अगर हमें पता चल जाए, एक सही टाइम टेबल हमारा बन जाए, तो हम उस इंग्लिश को हम कवर कर लेंगे। रटने वाला जमाना चला गया कि हम उसको रटेंगे और रटकर जाकर हम पास हो जाएंगे, लिख कर आ जाएंगे, एग्जामिनर नंबर दे देगा। पहले क्वेश्चन डायरेक्ट चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। भाई एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, हु वाज ग्रिफिन, हम आंसर लिख के आगे, ग्रिफिन वाज अ एसेंट्रिक साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड अ रेयर मेडिसिन व्हिच कैन द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट। ये हम डायरेक्ट क्वेश्चन चैप्टर से पूछ लिया। अब ऐसे क्वेश्चन चैप्टर से डायरेक्ट नहीं पूछे जा रहे हैं। एग्जामिनर क्या कर रहा है, क्वेश्चन को घुमा के पूछ रहा है। वो जानना चाह रहा है, आपकी एनालिटिकल थिंकिंग जानना चाह रहा है। पिछले कुछ ईयर्स के PYQs अगर आप उठा के देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप उठा के देखेंगे, तो हम देखेंगे कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्स में ज़्यादा बड़े हैं, उनके नंबर्स ज़्यादा बड़े हैं, उनकी संख्या बड़ी है। क्योंकि एग्जामिनर जानना चाह रहा है कि हमारी एनालिटिकल थिंकिंग क्या है, हमारी क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, हमारी डिसीजन मेकिंग क्या है। वो चैप्टर से हमारी लाइफ को रिलेट कर रहा है, हमारी सोसाइटी को रिलेट कर रहा है, और चैप्टर से हमारी सोसाइटी को रिलेट करके वहाँ से हमारे क्वेश्चंस को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसे क्वेश्चन हमारे सैम्पल पेपर में हमको देखने को नहीं मिल रहे हैं। हम करके आ रहे हैं, हम रट के कुछ और जा रहे हैं, एग्जाम में कुछ और हमें देखने को मिल रहा है। और जब हम एग्जाम हॉल में पहुंच रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि एक बड़ा सा क्वेश्चन पेपर हमारे सामने है, 4 सेक्शन उसमें दे रखे हैं। अब बड़ा सा पेपर देखकर ही हम डर गए कि करें कैसे इसको। क्वेश्चन ही हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। 4 सेक्शन, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सी, डी, 4 सेक्शन दे रखे हैं। भाई पहला सेक्शन रीडिंग का सेक्शन, दूसरा सेक्शन हमारा राइटिंग का सेक्शन, तीसरा हमारे ग्रामर का सेक्शन, ग्रामर के बाद हमारा लिटरेचर का सेक्शन। अब ये इतना बड़ा पेपर, तैयारी कुछ करके नहीं गए, करके कुछ और गए थे, क्वेश्चन कुछ और ही पूछा जा रहा है। पहले तो हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, और अगर थोड़ा भी समझ में आ रहा है तो समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें लिखें क्या। एग्जामिनर जानना कहते हैं ऐसे क्वेश्चन NCERT वाली बुक में तो थे ही नहीं, जब NCERT बुक वाली बुक में थे नहीं, हम करके नहीं गए थे। अब हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम कैसे करें। तो एक सही अप्रोच के साथ, एक सही प्रोसेस के साथ अगर हम उसकी तैयारी करें तो इन 30-40 दिनों में हम बहुत आसानी से इंग्लिश में एक अच्छा स्कोर कर जाएंगे। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इंग्लिश आपकी परसेंटेज को अप कर सकता है, और इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी परसेंटेज को डाउन कर सकता है। तो एक सही स्ट्रैटेजी अगर हम फॉलो करें, एक सही अप्रोच अगर हम फॉलो करें, एग्जामिनर के हम माइंड सेट को समझें कि एग्जामिनर कहना क्या चाह रहा है, उसका माइंड सेट को अगर हम ठीक से समझ जाएं तो हम बहुत आसानी से एक अच्छा स्कोर हम इंग्लिश में कर सकते हैं, और एक अच्छे नंबर, एक अच्छे ग्रेड के साथ हम पास हो सकते हैं। तो क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है, कौन सी स्ट्रैटेजी, हम ऐसी कौन सी एक स्ट्रैटेजी है जो हम फॉलो करें जिससे हमारे जो मार्क्स हैं वो अच्छे मार्क्स आ जाए और इन 30-40 दिनों के अंदर हमारा पूरा सिलेबस कवर हो जाए। टाइम कम है,
और जब टाइम कम है तो हम सोचें कि भैया हम पूरा सिलेबस हम कवर कर लेंगे, चैप्टर 1 से लेकर लास्ट वाले चैप्टर तक पढ़ेंगे, हम सारे के सारे बहुत सारे हम रीडिंग सेक्शन बहुत सारे लगा लेंगे और हम क्या करेंगे कि भैया पूरा ग्रामर का शुरू से लेकर टेंसेस से लेकर नरेशन तक वॉइसेस तक पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच सारे हम रट लेंगे तो जाकर हम पास हो जाएंगे। पॉसिबल नहीं है, समय कम है इतना, क्योंकि हमारे पास दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ने के लिए होते हैं, इसलिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए एक सही स्ट्रैटेजी को फॉलो करो, उस सही स्ट्रैटेजी के साथ में आगे बढ़ो। बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी हमारे कंपलसरी है, इंग्लिश भी कंपलसरी है, लाइफ टाइम ये काम आने वाली चीज़ है, इसलिए हमारे लिए कंपलसरी भी है। तो क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है? सबसे पहले हम देखते हैं 3 सेक्शन जो हमारे सबसे पेपर में एग्जाम पेपर में जब हम देखते हैं सबसे ऊपर हमारे 3 सेक्शन हमें देखने को मिलते हैं, रीडिंग का सेक्शन, राइटिंग का सेक्शन और ग्रामर का सेक्शन। ये तीनों के तीनों ऐसे सेक्शन है जो अनप्रेडिक्टेबल, जिनमें हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा, कहाँ से। भाई रीडिंग का सेक्शन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। रीडिंग के सेक्शन में भाई वो पैसेज सिविक्स से भी दे सकता है, हिस्ट्री से भी दे सकता है, लिटरेचर के सेक्शन से भी दे सकता है, इंग्लिश से भी दे सकता है, बहुत सारी ऐसी, साइंस से भी दे सकता है। कहाँ से दे? भाई मैथ्स का उन्होंने पूरा एक एनालिटिकल पैराग्राफ उन्होंने ऐसा कुछ दे दिया, उसको हमें ऐसे सॉल्व करना है, नीचे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, कैसे हमें उसको सॉल्व करना है, तो ये बहुत सारी चीजें उसमें दे सकते हैं, हमको नहीं पता कि कहाँ से क्या दे सकता है। राइटिंग के सेक्शन में क्या आने वाला है? लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, डायरी एंट्री, आर्टिकल राइटिंग, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आने वाली है, लेकिन कौन सा दे दे, टॉपिक क्या दे दे, ये हमको बिल्कुल भी नहीं पता होता है। तो सिंपल सा बस तरीका ये है कि एक सही अप्रोच अपनाइए। रीडिंग के सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो डेली मॉर्निंग में आप सुबह जब उठें थोड़ा सा हार्डवर्क तो आपको करना पड़ेगा। यू हैव टू हार्डवर्क इफ यू वांट टू बी सक्सेस, इफ यू वांट टू बी अ गुड स्कोर। एक अच्छा स्कोर अगर आप पाना चाहते हैं तो फिर आपको थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर वही चीजें रहेंगी जो अब तक आप करते हैं, थोड़ा सा फिर मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। देखिए, इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज में कहाँ से क्या पूछ लिया जाए किसी को कुछ नहीं पता होता है। 300 भाषाओं की पूरी खिचड़ी है। इंग्लिश इज अ मिक्सचर ऑफ 300 लैंग्वेजेस। 300 भाषाओं की खिचड़ी है और इन 300 भाषाओं में से कहाँ से कौन से पैराग्राफ उठा के आपको इंग्लिश में दे दिया जाए। लैंग्वेज इंग्लिश ही रहेगी, ऐसा नहीं है कि दूसरी लैंग्वेज में आपको कुछ और ऐसी लैंग्वेज, कुछ फ्रेंच में दे दिया, गुजराती में दे दिया, किसी और ऐसी लैंग्वेज, ऐसा नहीं है। इंग्लिश में ही पूछेंगे, लेकिन पैराग्राफ कहाँ से उठा के दे देंगे किसी को कुछ नहीं पता रहता है। रीडिंग का सेक्शन में आप सुबह मॉर्निंग में उठेंगे, हाफ एन आवर आप डेली पर डे आप अपने रीडिंग को सेक्शन को देंगे। एक पूरा का पूरा आप पैराग्राफ है। मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा अगर हम कोशिश करेंगे तो इतना हार्ड नहीं होता है रीडिंग के सेक्शन को करना। पैराग्राफ को हम पहले समझ लेंगे, उसके नीचे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। देखो पहले क्या हो रहा था कि भैया एक पैराग्राफ दे रखा है, उस पैराग्राफ के नीचे कुछ क्वेश्चन ऐसे दे रखे हैं और हमने देखा कि ये वाला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, इसका कीवर्ड ये है। अब ऐसा ही एक वर्ड हमें ऊपर वाली कुछ 2-3 लाइनों में ऐसा कीवर्ड हमको मिल जाता है, मैच कर जाता है, तो हम क्या कर रहे हैं शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा का पूरा वो पूरी लाइन लिख कर हम आ जाते हैं। प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होती है? प्रॉब्लम वहाँ क्रिएट होती है जब दूसरे वाले क्वेश्चन पे हम पूछते हैं, जब हम देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है और दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी उन्हीं 3-4 लाइनों में, ऊपर की 3-4 लाइनों में मिल जाता है। तो अब हम समझते हैं कि भैया पहला क्वेश्चन का आंसर भी हमने वही लिखा, दूसरे का आंसर भी मजबूरी है हम लिखेंगे वही लिखेंगे। एग्जाम में भी नंबर दे देता था, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। लेकिन आज जो है वो ट्रेंड चेंज हो चुका है, पैटर्न चेंज हो चुका है। एग्जाम के पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि हम एग्जाम के पैटर्न को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। तो वो पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है, उस पैटर्न को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। तो पर डे आप मॉर्निंग में उठेंगे, हाफ एन आवर क्या करेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हाफ एन आवर डेली आप अपने रीडिंग को सेक्शन को देंगे। एक पैसेज दे रखा है, उनके नीचे क्वेश्चन दे रखे हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर्स को, पैसेज को पढ़िए, उसको समझने की कोशिश करिए। और जब आप उसको समझेंगे एग्जामिनर क्या जानना चाह रहा है, तो जब उसको जो वो जानना चाह रहा है उसको समझिए, उसको डेली आप प्रैक्टिस करिए। हाफ एन आवर डेली अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो ऑल्टरनेटिव कर दीजिए। भाई एक दिन छोड़ के एक दिन कर लीजिए। 7, 8, 10 पैसेज आप लगा लीजिए। आप चीज़ें समझेंगे, पैटर्न समझ जाएंगे और जब पैटर्न समझ में आ जाएगा तो फिर जब एग्जाम में जब आपके सामने आएगा तो वो करना थोड़ा आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। एक तो ये कि मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठेंगे और हाफ एन आवर आप उसको देंगे, रीडिंग के सेक्शन को देंगे। दूसरा आ जाता है भैया हमारा राइटिंग का सेक्शन। अब राइटिंग के सेक्शन में कहाँ पर क्या चीज़ें हैं, एक चीज़ सबसे पहले ये चीज़ समझिए, एग्जामिनर को मैटर करता है फॉर्मेट क्या है। भाई लेटर राइटिंग है और लेटर राइटिंग का फॉर्मेट क्या पूछा जा रहा है। भाई लेटर राइटिंग किसी भी बेस पे उन्होंने एक लेटर लिखने के लिए दे दिया और आपने कहाँ से शुरू किया कहाँ खत्म किया आपको पता ही नहीं चल रहा है। एक स्ट्रैटेजी को समझिए, एग्जामिनर के अगर माइंडसेट को अगर आप समझ गए तो ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगे आपके लिए। कैसे? भाई एग्जामिनर के पास इतना समय नहीं है, एग्जामिनर के पास इतना समय नहीं है कि आपके, क्योंकि उसके पास बहुत सारी कॉपियाँ होती हैं, कि आपके पूरे क्वेश्चन को पढ़े। वो क्या देख रहे हैं कि आपने जो लेटर लिखा है उसका फॉर्मेट क्या है। भाई आपने पहले सेंडर एड्रेस लिखा, फिर डेट लिखी, रिसीवर एड्रेस लिखा, या पहले रिसीवर एड्रेस लिखा, फिर डेट लिखी, फिर सेंडर एड्रेस लिखा। एक पैटर्न क्या बन रहा है, तो लेटर का पैटर्न क्या है उस पैटर्न को समझिए कि पहले कौन सा एड्रेस आएगा, फिर डेट आएगी, फिर रिसीवर का एड्रेस आएगा या सेंडर का एड्रेस आएगा, फिर क्या है कि भैया हमारे लेटर की जो मेन बॉडी है वो कैसी रहेगी, और देन हमारे जो ग्रीटिंग वर्ड्स होते हैं लास्ट में, जो हमारे ग्रीटिंग वर्ड्स हैं वो किस तरह के हमारे ग्रीटिंग वर्ड्स रहेंगे, वो कहाँ पर लिखने हैं, क्या लेटर के हमें इस साइड पर लिखने हैं, क्या लेटर के इस साइड पर लिखने हैं। एक पैटर्न, एक फॉर्मेट जब हम उसको देख लेंगे तो चीज़ें हमें समझ में आ जाएगी। एग्जाम में बस इतना ही देखता है, ज़्यादा कुछ नहीं देखेगा। तो अब ऐसा इतना समय हमारे पास नहीं है कि हम क्या करेंगे कि अब डेली मैं कहूँगा कि भैया राइटिंग करके लिख के प्रैक्टिस करिए। इतना समय है ही नहीं कि आप लिख के प्रैक्टिस करेंगे। तो डेली आप क्या करेंगे, 1-2 लेटर या फिर राइटिंग का जो भी एप्लीकेशन है या फिर आपका आर्टिकल राइटिंग है, डायरी एंट्री है, पढ़िए इनको।
आपको चीज़ें समझ में आएंगी, सिर्फ पढ़ना है, रीडिंग करना है, कुछ नहीं करना है कि किस तरह से चीज़ें लिखी जाती हैं और कैसे लेटर को लिखा जाता है, कैसे एप्लीकेशन को लिखा जाता है, आर्टिकल राइटिंग क्या होता है, डायरी एंट्री क्या होता है। तो राइटिंग के सेक्शन में हमको क्या करना है, बस उसको रीडिंग करना है। अब रीडिंग करने के लिए हमें ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा कि भैया इतना मुझे इंग्लिश के लिए अलग से समय निकालना पड़ेगा कि 1 घंटा राइटिंग के सेक्शन के लिए, 1 घंटा रीडिंग के सेक्शन में। आप चलते चलते आप कहीं जर्नी भी कर रहे हैं या कहीं जा रहे हैं तो भी आप उसको रीड कर सकते हैं। आप बुक एक साथ में रखिए, सैम्पल पेपर एक साथ में रखिए, उसमें बहुत सारे लेटर, एप्लीकेशन, डायरी एंट्री, आर्टिकल वगैरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, उनको पढ़ लीजिए। फॉर्मेट क्या है, बॉडी उसकी क्या रहती है, मेन बॉडी क्या रहती है, क्या क्या कंटेंट उसमें है, ये चीज़ें आपको 10-12 लेटर या एप्लीकेशन ऐसे कुछ पढ़ लीजिए तो चीज़ें आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। कुछ इसमें हार्डवर्क ऐसा कुछ ऐसा करना नहीं है, कुछ अलग से टाइम नहीं देना है। तो राइटिंग का सेक्शन हम ऐसे कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे ग्रामर का सेक्शन। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है ग्रामर के सेक्शन में कि भैया जब हम रीडिंग कर रहे हैं तो भी वहाँ ग्रामर इंपॉर्टेंट है, भाई राइटिंग कर रहे हैं तो भी ग्रामर इंपॉर्टेंट है, और लिटरेचर वाले पर हम जा रहे हैं तो भी उसमें ग्रामर ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब हम आंसर राइटिंग करेंगे तो उसमें ग्रामर का मेन रोल रहता है। भाई हमको पता नहीं ना कि सेंटेंस हमें कैसे बनानी है, कि इस उनका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, कहाँ पर कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज़ करनी है, कौन सा सेंटेंस हमें पास्ट में लिखना है, कौन सा सेंटेंस हमें प्रेजेंट में लिखना है, कौन सा सेंटेंस हमें फ्यूचर में लिखना है, फ्यूचर में पास्ट कैसे बनाना है, पास्ट में फ्यूचर में, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि कैसे चीज़ों को हमें एक सही अप्रोच के साथ, सही एक स्ट्रैटेजी के साथ हम उसको लिखना है। तो ये चीज़ें समझनी हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके लिए क्योंकि हमने स्टार्टिंग से तो पढ़ाई की नहीं है, और जब स्टार्टिंग से पढ़ाई नहीं की तो ये हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी कि पूरे ग्रामर के सिलेबस को कवर करना, क्योंकि ग्रामर का सिलेबस एक ब्रॉड सिलेबस है और अगर हम डीप स्टडी करेंगे तो लगभग 5 से 6 महीने का समय लगता है पूरी ग्रामर करने के लिए, कवर सकते हैं। लेकिन एट दिस टाइम हमारे पास समय बहुत कम है, समय सीमा है, क्योंकि हमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स और भी तैयार करने हैं, साथ साथ हमें इंग्लिश भी लेकर चलना है। तो ग्रामर के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि केवल हम एक वन शॉट उसको देख सकेंगे। भाई टेंसेस को हमने क्या किया, वन शॉट देख लिया। टेंसेस के रूल्स को, जो स्ट्रक्चर्स को देखना और उनको लर्न करना ही नहीं है, बस उनकी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट कैसे बनेगा, कौन सी बात हमें प्रेजेंट में कहनी है, कौन सी बात पास्ट में कहनी है, तो कैसे उसका जो पैटर्न बनेगा, कैसे उसका स्ट्रक्चर बनेगा, वो चीज़ हमें देखनी है। हार्डली 10 मिनट का समय लगता है। मैं यहाँ पर आपको चैनल पर यहाँ पर समझा दूंगा कि कैसे चीज़ें यहाँ पर करनी है। नरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आंसर राइटिंग में भी, स्टोरी राइटिंग में भी, आर्टिकल राइटिंग में भी नरेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वॉइसेस का भी हमारा बहुत ज़्यादा रोल्स रहते हैं। तो थोड़ी सी अगर हम उसकी प्रैक्टिस करें तो क्या होता है ना कि एक चीज़ हम बार बार जब चीज़ें हम करते हैं तो एक जो पैटर्न होता है वो हमारे माइंड में बन जाता है। तो वो पैटर्न हमारे माइंड में बन जाएगा कि कहाँ से कौन सी चीज़ें आ रही हैं और किस तरह से क्वेश्चंस को लिखा जाता है। तो जब अगर हम चीज़ें रिपीट करते रहेंगे, इसके लिए कुछ अलग से टाइम भी नहीं देना पड़ेगा, तो वो पैटर्न हमारे माइंड में बन जाएगा। तो रीडिंग का सेक्शन हमने देखा कि रीडिंग का सेक्शन हम क्या कर रहे हैं, केवल हमें हाफ एन आवर स्टार्टिंग में, मतलब मॉर्निंग में ही हमको देना है हाफ एन आवर बस रीडिंग के सेक्शन के लिए। ग्रामर का जो राइटिंग का सेक्शन है, राइटिंग का सेक्शन हमारा चल फिर के जर्नी करते हुए आराम से हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। केवल उसमें रीडिंग करनी है और उसमें कुछ करना नहीं है। ध्यान रखना, राइटिंग के सेक्शन में फॉर्मेट ज़्यादा मैटर करता है। रीडिंग करनी है लेकिन एक्टिव रीडिंग करनी है कि हमें चीज़ें समझ आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि बस रीडिंग करनी है, ये बच्चों वाले क्लास में कि सर मैं खड़े होकर पढ़ूँ, तो वो वाली रीडिंग नहीं करनी है। एक्टिव रीडिंग करनी है, उसको समझना भी है चीज़ों को। तो रीडिंग और राइटिंग का सेक्शन यार ग्रामर का थोड़ी सी हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके पैटर्न को समझना पड़ेगा, टेंसेस, नरेशन, वॉइसेस और हमारी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, कहाँ पर हमें कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज करनी है, इस पैटर्न को हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी। वो हम कहीं से थोड़ा सा अपनी बुक से कर सकते हैं या फिर किसी गाइडेंस, कहीं से हम थोड़ा सा गाइडेंस भी ले सकते हैं। ऐसा हम उसको कवर कर सकते हैं। अब थोड़ा सा सेक्शन डी की तरफ चलते हैं। लिटरेचर का हमारा जो पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। लिटरेचर में हमको क्या लिखना है, कैसे लिखना है, चैप्टर को हम कैसे कवर करेंगे, कैसे सारी चीज़ें हम कवर करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स हम कैसे करेंगे। तो थोड़ी सी स्ट्रैटेजी बस अगर आपने फॉलो करती है तो डेफिनेटली आपका स्कोर, अच्छा स्कोर हो जाएगा लिटरेचर के पार्ट में। 40 नंबर का पूरा जो आपका पार्ट है लिटरेचर का, 40 नंबर का आपका पार्ट आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले हमको करना क्या है कि लास्ट 3 ईयर्स के कुछ PYQs हमें उठा लेने हैं। लास्ट 3 ईयर्स के अगर हमने क्वेश्चन पेपर अगर हम देख लें तो उनमें किस तरह के क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, क्वेश्चन के पूछने का जो पैटर्न है, उसके क्वेश्चन के पूछने का तरीका क्या है, उसको थोड़ा सा एनालाइज करें और हम देखेंगे कि चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ के बताऊंगा कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जामिनर, कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो एक तो ये है कि हम लास्ट ईयर के कुछ PYQs जो हैं, फिर लास्ट 3 ईयर्स के अगर हम PYQs देख लें, उनको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लें, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा हमारे लिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि लिटरेचर का सेक्शन हमें कैसे तैयार करना है। तो अब हमारे पास इतना ज़्यादा समय है नहीं कि हम पूरा का पूरा चैप्टर हम पढ़ेंगे और फिर उनके जो क्वेश्चन है उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे, इतना हमारे पास समय नहीं है। तो कोशिश ये करेंगे जो चैप्टर्स हमारे ऑलरेडी क्लियर हैं उनके बस हम क्या करना है, समरी देख लेनी है। और समरी देखने के बाद में, और जो चैप्टर हमारे ज़्यादा क्लियर नहीं है तो उनको थोड़ा सा हमें डीप में पढ़ना। चैप्टर को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि चैप्टर में आखिर पूछा क्या जा रहा है, चैप्टर आखिर पढ़ाया क्यों जा रहा है, क्योंकि वहीं से एनालिटिकल क्वेश्चंस निकलेंगे। आपको एनालाइज करना है कि चैप्टर में आखिर दिया क्या। मैं अभी एक क्वेश्चन पढ़ता हूँ, उस चीज़ से आपको समझ आएगा कि आखिर एग्जामिनर क्वेश्चन किस लेवल के पूछ रहा है। तो मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ता हूँ। इस साल का जो क्वेश्चन है 2023-24 का, जो CBSE बोर्ड ने अपने सैंपल पेपर, CBSE बोर्ड ने जो सैंपल पेपर दिया उसमें एक क्वेश्चन है सैंपल पेपर में कि बोर्ड कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, इसको देख लेते हैं। द स्टोरी द ट्रिम्प ऑफ सर्जरी इज अ पावरफुल एग्जाम्पल ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ सेइंग नो, एक्सप्लेन। जो चैप्टर है द ट्रिम्प ऑफ सर्जरी इज अ पावरफुल एग्जाम्पल, एक पावरफुल एग्जाम्पल है
किसका पावरफुल एग्जाम्पल है? इंपॉर्टेंस ऑफ सेइंग नो, ना कहने का एक पावरफुल एग्जाम्पल है। इसको आपको एक्सप्लेन करना है। अब ये क्वेश्चन आपको चैप्टर में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। अब ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट रिलेट कर रहा है आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट से। जब हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट जब पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं सेइंग नो इज एन आर्ट, किसी को हमें ना कहना है। ये क्या है? ये कला होती है, ना कहने की एक कला होती है। किसी ने हमसे कुछ कहा और हमने उसको डायरेक्ट मना कर दिया, उसको बुरा लग गया, तो ना कहने की भी क्या है? एक कला है। और कभी कभी जब हम बात करेंगे सोसाइटी के लेवल पर, अगर हम बात करें तो ना कहना कभी कभी जरूरी हो जाता है। भाई हमारा बहुत ज़्यादा प्रिय व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा हम उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और हम ये नहीं चाहते कि हम उसे कभी ना कहें, और हमारे लिए उसके लिए और हमारे मुंह से कभी उसके लिए ना निकलता ही नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें उसे ना कहना ही पड़ता है। या टर्म ऑफ सर्जरी में हम देखते हैं कि जो मैडम है उनका जो जॉब है वो उनके लिए उसको कभी ना तरह तरह की चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें जो उसको खिलाती रहती हैं, उसको कभी डॉक्टर मना करते हैं कि इसको खाने के लिए नहीं देना है, लेकिन वो कहती है कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्यारा है और इसलिए मैं इसको मना नहीं कर सकती। वो मना नहीं करती हैं और इससे क्या हो जाता है? वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है। तो कभी कभी ना कहना भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, दूसरों के हित के लिए हमें ना कहना ही पड़ता है। तो क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? अब यहाँ चैप्टर में ही बिल्कुल आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए इसको चैप्टर को हमें एक्सप्लेन करना है। सीधे रिलेट कर रहा है आपकी सोशल लाइफ से, सीधे रिलेट कर रहा है आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट से कि आपके पास ना कहने की आर्ट है या नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पूछा गया था, द टाइगर इन द जू एंड द मिजविल द ऑटर। अब दो चैप्टर हैं, दोनों ही चैप्टर में वाइल्ड एनिमल की बात की गई है। दोनों ही चैप्टर में वाइल्ड एनिमल की बात की गई है। टाइगर इन द जू में हम क्या देखते हैं कि टाइगर जू में बंद है, एक पिंजड़े में बंद है, आते जाते लोगों को देख रहा है, उनको ऑब्जर्व कर रहा है। अब मिजविल द ऑटर में हम क्या देख रहे हैं? मिजविल द ऑटर में हम देख रहे हैं कि वो एक पेट, उनका पेट है वो मर गया है, वो दूसरा पेट रखना चाहते हैं, वो जाते हैं और एक ऑटर को लेकर आ जाते हैं। दोनों चैप्टर को मिला के एक क्वेश्चन बना दिया। कैसा क्वेश्चन बना दिया कि दोनों ही चैप्टर में हम क्या देख रहे हैं? जो वाइल्ड लाइफ है यानी कि टाइगर और मिजविल ऑटर, टाइगर और ऑटर दोनों कैसे हैं? वाइल्ड एनिमल है और दोनों की इंडिपेंडेंस छीन ली जाती है, दोनों को एक पिंजड़े में बंद करके रख दिया जाता है। अब दोनों की इंपॉर्टेंस, जो इंडिपेंडेंस इंपॉर्टेंस है वो क्या है? भाई दोनों को पिंजड़े में बंद कर लिया, दोनों की जो इंडिपेंडेंस इंपॉर्टेंस है वो क्या है? इसको आपको एक्सप्लेन करना है। सीधा रिलेट कर रहा है आपकी सोशल लाइफ से कि आप इन चीज़ों को कैसे देख रहे हैं कि क्या वाइल्ड लाइफ जो है वो एक पिंजड़े में कैद करके रखनी चाहिए या फिर उनको खुला छोड़ देना चाहिए। और अगर हम उनको खुला छोड़ेंगे तो क्या वो हमारी सोसाइटी के लिए नुकसानदायक नहीं हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। तो फिर ऐसा हमें क्या करना चाहिए कि वाइल्ड लाइफ जो है उनको हम कैद करके भी ना रखें और उनकी जो इंडिपेंडेंस है उसको अभी हम किसी भी तरह से हनन ना कर पाए। सीधा क्वेश्चन आपके एनालिटिकल पावर से पूछा जा रहा है कि आप कैसे इसको एनालाइज कर पा रहे हैं। आप इसको क्रिटिसाइज करिए कि जो वाइल्ड लाइफ है उनको बंद करके रखा गया, जू में बंद करके किया गया, पेड़ बना लिया गया है। अब इनको आपको क्या करना है? क्रिटिसाइज करना है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन, ये लास्ट ईयर क्वेश्चन आया है, लास्ट ईयर का जो बोर्ड एग्जाम्स हुआ था हमारा 10th क्लास का, वहाँ से ये हमारा क्वेश्चन हमको देखने को मिला है। इस तरह के क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन जो है वो मैं यहाँ पर पढ़, यू हैव बीन आस्क्ड टू प्रेजेंट एन इवोल्यूशन ऑफ अप्रोचेस ऑफ द मदर ऑफ बोथ द बेबी सीगल एंड अमांडा। अब दो चैप्टर हैं, बोर्ड ने देखो दोनों चैप्टर्स को क्या किया है? एक कर दिया है। सीगल, बेबी सीगल, जो फर्स्ट फ्लाइट का हम जो चैप्टर पढ़ते हैं फर्स्ट फ्लाइट का, उसमें जो बेबी सीगल दे रखा है, उसकी जो माँ है वो कैसे उसकी केयर करती है, और दूसरी जो अमांडा है टूवर्ड्स देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों के जो उनकी जो केयरफुल रहती हैं बहुत ज़्यादा अपने बच्चों के प्रति। कंपेयरिंग का अप्रोच ऑफ बोथ पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स के क्या करना है? कंपेयर करना है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि जो बेबी सीगल है वो उड़ नहीं पा रहा है, वो कोशिश कर रहा है उड़ने की, तो उसकी माँ क्या कर रही है? उसको उड़ाने के लिए, तो उसकी माँ क्या करती है? उसको उड़ने के लिए इंक्रेज करती है ताकि वो कुछ सीख सके, सोसाइटी के हिसाब से अपनी एक नई पहचान, एक अपनी आइडेंटिटी बना सके, ताकि उसको भूखा न रहना पड़े। वहीं दूसरी तरफ हम अमांडा को देखते हैं, तो अमांडा की जो माँ है वो भी यही चाहती हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो सक्सेसफुल हो जाए, लेकिन उनका थोड़ा सा तरीका कैसा है? अलग है। वो हमेशा उसको डांटती रहती है कि ये मत करो, वो मत करो, इस तरह से। तो एक तरफ हम क्या देख रहे हैं? इंकरेजमेंट देख रहे हैं, और दूसरी तरफ हम क्या देख रहे हैं? डांट फटकार देख रहे हैं। लेकिन दोनों का मकसद बस एक ही है, अपने बच्चों का भला। अब इनको दोनों को चैप्टर को मिलाकर एक क्वेश्चन बना दिया। अब एग्जामिनर जानना चाह रहे हैं कि आप इससे क्या समझ पा रहे हैं? क्या दोनों पेरेंट्स का जो अप्रोच है फिर एक जैसा अप्रोच है, क्या अलग अलग अप्रोच है, और इस तरह के जो अप्रोच वो अपना रहे हैं क्या इन दोनों अप्रोचेस से क्या उनके बच्चे का भला हो पा रहा है? सोसाइटी हमारी, भाई सोसाइटी में हम देखते हैं कि सोसाइटी में दोनों तरह के पेरेंट्स मिल रहे हैं। एक पेरेंट जो है अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा इंकरेज करे कि बेटा अच्छा है, बहुत अच्छा है, बेटा अच्छा, बहुत अच्छा, तुम अच्छा काम कर रहे हो। तो एक तरफ से इस तरह के पेरेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, दूसरी तरफ हमें ऐसे पेरेंट्स देखने को मिल रहे हैं कि इसके साथ मत खेलो, उसके साथ मत खेलो, ये मत करो, वो मत करो, तमाम तरह की ऐसी बातें, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हमको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है जो पेरेंट्स अपने बच्चों को डांट, अपने बच्चों से प्यार नहीं करते या ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे सोसाइटी के हिसाब से तैयार ना हो पाए या हमारे बच्चों को बिहेवियर जो स्किल है वो हमारे बच्चों में ना पाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो एग्जामिनर बस यही जानना चाह रहे हैं कि आप इस चीज़ से क्या समझ पा रहे हैं, कैसे इस चीज़ को एनालाइज कर पा रहे हैं। तो ये अगर अप्रोच आपने समझ लिया, ये एजेंडा अगर आपने समझ लिया एग्जामिनर का कि एग्जामिनर आखिर क्या पूछना चाह रहा है, कैसे चाह रहा है कि भैया आप एनालाइज करें, सोसाइटी के हिसाब से चैप्टर को समझें और उसको अपनी लाइफ से रिलेट करें, तो
ऐसे क्वेश्चन आपको वहाँ देखने को मिल जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन आपको सैम्पल पेपर में देखने को नहीं मिलेंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन फिर आप कैसे करेंगे? तो बस यही तरीका है कि चैप्टर को पढ़िए, एक अच्छा गाइड ले लीजिए, गाइड का मतलब एक अच्छा टीचर ले लीजिए जिसको आपको समझ में आ रहा है कि भैया ये टीचर जो भी चीज़ें समझ में नहीं, आप अपने टीचर से थोड़ा सा गाइडेंस ले सकते हैं। और एक तरीका बस यही है कि आप चैप्टर्स को पढ़िए, पूरा चैप्टर्स को पढ़िए, उसको एनालाइज करिए, उसको करने की कोशिश करिए। चैप्टर क्लियर नहीं है तो चैप्टर को पूरा पढ़ना जरूरी है, क्योंकि चैप्टर जब तक क्लियर नहीं होगा, और आपको अगर आपने अमेंडा नहीं पढ़ा है और आपने सीगल पढ़ लिया, फर्स्ट फ्लाइट पढ़ लिया, अमेंडा नहीं पढ़ा, तो फिर आप इसका आंसर दे ही नहीं पाएंगे। इसलिए अमेंडा भी पढ़ना जरूरी है, फर्स्ट फ्लाइट भी पढ़ना जरूरी है। भाई हमें टाइगर इन द जू भी पढ़ना जरूरी है, मिस विल द ऑटर भी पढ़ना जरूरी है। अब जब दोनों चीज़ें हम पढ़ चुके हैं तब हम आराम से फिर इसको एनालाइज कर पाएंगे। फिर हम बता सकते हैं कि भैया इंडिपेंडेंस क्या होती है। जानवरों के लिए भी इंडिपेंडेंस उतनी ही मैटर रखती है जितनी हमारे लिए इंडिपेंडेंस मैटर रखती है। तो ये अप्रोच, ये स्ट्रैटेजी अगर आप चलते हैं तो डेफिनेटली इंग्लिश में एक अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। पहला मैंने बताया रीडिंग सेक्शन के लिए क्या करना है, सुबह उठकर केवल थोड़ा सा बस प्रैक्टिस करना है। आप चाहें तो ऑल्टरनेटिव कर सकते हैं या फिर डेली बेसिस पे कर सकते हैं। आधा घंटा इनफ होता है रीडिंग सेक्शन के लिए, डेली आप आधा घंटा उसके लिए दे दीजिए। राइटिंग सेक्शन सिर्फ आपको लिखने की प्रैक्टिस आप बिल्कुल नहीं करनी है, समय बिल्कुल खराब नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ रीडिंग करना है, उसके पैटर्न को समझना है। एग्जामिनर के लिए मैटर करता है पैटर्न, ना कि उसकी बॉडी, क्योंकि उसके पास समय है नहीं इतना पढ़ने का। तो बॉडी ज़्यादा मैटर नहीं करती है, मैटर करता है उसका पैटर्न, उसका जो फॉर्मेट है। तो फॉर्मेट उसको समझ लीजिए, फॉर्मेट अगर आपका ठीक है तो आराम से आप नंबर आपको मिल जाएंगे। थर्ड चीज़ हमने बात की भैया ग्रामर की। ग्रामर में हमने कहा कि वन शॉट कर लीजिए ग्रामर को। वन शॉट आप देखेंगे, समय कम है क्योंकि वन शॉट आप देखेंगे, जो भी चीज़ें समझ में नहीं उसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे, एक्टिव प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। वो चाहे आप किसी भी समय कर सकते हैं, थोड़ा बहुत समय इधर उधर से निकाल कर आप कर सकते हैं। फोर्थ चीज़ हमने डिस्कस की थी एनालिटिकल की। कौन सी भैया? लिटरेचर का पार्ट एनालाइज ही करना है। इसमें पूरी की पूरी एनालिटिकल चीज़ें हैं, पूरे का पूरा जो क्वेश्चन है वो आपके एनालिटिकल अप्रोच पर, एनालिटिकल थिंकिंग पर ही बेस कर रही है। तो चैप्टर को अच्छे से समझना है, चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है और उसको समझने के बाद में उसको एनालाइज करना है कि इसका हमारी लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ रहा है और कैसे जो वाइल्ड लाइफ है या जो अमांडा है, दूसरे चैप्टर्स हैं, उनको हम कैसे अपनी लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। तो होप ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी आपके लिए और डेफिनेटली अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली एक अच्छा स्कोर, इंग्लिश में एक अच्छा स्कोर आप कर जाएंगे, जैसे आपकी परसेंटेज भी ग्रो होगी और आपके जो ग्रेड्स हैं, मार्क्स हैं, वो भी आपके बहुत ज़्यादा अच्छे आएंगे। थैंक यू।